हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट संगीत के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग मड़वा की विशेषताएं लिखिए। राग मड़वा का क्या विशेषता होता है ये आपको बताना है। तो राग मड़वा का पहले तो ठाठ याद रखना है। तो राग मड़वा का ठाठ जो वो मड़वा ही होता है। इसका जो स्वर होता है इसमें राग मड़वा में रे गौ ध्वनि जो है वो कोमल लगते हैं, और इसका जो समय है राग मड़वा के गाने और बजाने का, और यह जो है दिन के अंतिम पहर में गाया बजाया जाता है। दिन का जो लास्ट पहर होता है, अंतिम पहर होता है, उस समय राग मड़वा के गाने बजाने का समय है। और इसमें जो स्वर होते हैं, स्वर संगीति, इसके आरोह और अवरोह में विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसका जो भाव होता है यह राग चिंता और उदासी का भाव उत्पन्न करता है। तो ये 5 पॉइंट आपको बताएं, और 5 पॉइंट बताने का कारण ये है, ये क्वेश्चन आप लोग से दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि राग मड़वा का विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय में अगर पूछा जाए तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है लघु उत्तरीय, तो आपको केवल 3 ही पॉइंट लिखना है। ज्यादा से ज्यादा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो पहला तो याद रखिएगा, जो कि आपको याद हो ही गया होगा, कि मड़वा का ठाठ क्या होगा, तो मड़वा भी होगा। इसका अगर आपको से स्वर याद नहीं रहे तो आप इसका समय याद लिख लीजिएगा कि यह राग जो है दिन के अंतिम पहर में गाया बजाया जाता है। ये भी आपको याद हो गया। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि राग मड़वा जो है ये चिंता और उदासी का भाव उत्पन्न करता है। समझ गए ना, कि राग मड़वा जो है ये चिंता और उदासी का भाव उत्पन्न करता है। तो 3 पॉइंट तो आपको याद हो ही गया होगा। और 2 पॉइंट जो ये बच गया, इसको भी अगर याद रख लेते हैं, अगर ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन लघु उत्तरीय में फिक्स है कि पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि राग जो है मड़वा है, इसका ठाठ क्या होता है। ऑप्शन में 4 रहेगा तो आपको चूज करना रहेगा, तो आप मड़वा चूज करेंगे कि मड़वा का ठाठ मड़वा भी होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा राग चिंता और उदासी का भाव उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा राग मड़वा जो है ये चिंता और उदासी का भाव उत्पन्न करता है। समझ गए, इस तरह से आप लोग को इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, और अगर हो सके तो ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको बस इतना याद रखना है, आपके 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। अगला क्वेश्चन है, अब राग भैरवी का विशेषता बताना है कि राग भैरवी जो है इसका विशेषता क्या है। तो राग भैरवी जो है इसका ठाठ बिलावल होता है, और ये आपसे दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मड़वा पूछा जा सकता है, भैरवी हमेशा लघु उत्तरीय में ही पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो राग भैरवी का जो ठाठ होता है वो बिलावल होता है। इसका जो स्वर होता है, राग भैरवी के सारे स्वर जो है शुद्ध होते हैं, लेकिन इसमें कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। इसका जो समय है गाने और बजाने का, यह राग जो है प्रातः काल में सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इस राग को गाया बजाया जाता है, राग भैरवी को। और इसका भाव क्या है, तो यह राग भक्ति और शांति का अनुभव कराता है। यह राग जो है राग भैरवी, यह किस चीज का अनुभव कराता है, तो भक्ति और शांति का अनुभव कराता है राग भैरवी। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है ही, कि कौन सा राग जो है वो भक्ति और शांति का अनुभव कराता है, या किस राग को सुनते ही हमें भक्ति और शांति का अनुभव होने लगता है, तो राग भैरवी को सुनते ही। ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह से याद रखिएगा। और लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट भी चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि याद हो ही गया ना। राग भैरवी का ठाठ क्या होता है, याद हो गया, बिलावल। याद अभी तो हो गया, लेकिन बाद में आप भूला जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, बार बार रिविजन करते रहना है। तो राग भैरवी का ठाठ बिलावल याद हो गया। उसके बाद इसके जो सारे स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, ये भी याद हो गया। अगर ये पॉइंट अगला नहीं भी याद रखे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, 2 पॉइंट तो हो ही ना गया। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इसके गाने और बजाने का समय, जो कि प्रातः काल का, सुबह का है। और चौथा पॉइंट हो गया कि भक्ति और शांति का अनुभव में कराता है राग भैरवी। समझ गए ना, 4 पॉइंट को लिखना है, और पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख दिए ठाठ बिलावल, फिर यही इसी के आगे लिख दिए स्वर शुद्ध होते हैं, और इसी के आगे लिख दिए इसका सुबह में गाया जाता है। इस तरह से नहीं, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तल और लय, इसमें अंतर बताइए। तो तल और लय में क्या अंतर है, तो तल जो है ये संगीत की लयबद्ध संरचना है, जिसमें समय की इकाई निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तल नहीं ताल होगा। उदाहरण के लिए त्रिताल और झपताल। झपताल में कितनी मात्राएं होती है, याद रखिए, फिक्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 10 मात्राएं होती है। तो क्वेश्चन सिंपल सा था कि ताल और लय में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ताल जो है ना संगीत की लयबद्ध रचना है, जिसमें कि समय की इकाई निर्धारित होती है। ताल से आपको एक चीज बस याद रखना है, एक लाइन का आंसर, कि ताल से क्या होता है, तो समय की जो इकाई होती है उसी को निर्धारित किया जाता है ताल के अंतर्गत। याद रखना है, ताल के अंतर्गत समय की इकाइयों को निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए 2-3 ताल लिख दीजिएगा, झपताल, एक ताल, त्रिताल। समझ गए। अब लय क्या है, तो यह ताल में गति की माप है और गति को नियंत्रित करता है।
ताल में जो गति होता है ना, किसी भी ताल में जो गति होती है और उस गति को जो मापने की इकाई होती है उसी को लय कहा जाता है। ये गति को क्या करता है, लय तो नियंत्रित करता है। तो सिंपल सा था कि ताल और लय में क्या अंतर है। तो ताल के लिए याद रखना है एक लाइन का आंसर कि समय संगीत में समय मापने की जो इकाई होती है उसी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो ताल कहते हैं। उदाहरण के लिए याद रखेंगे। और लय क्या होता है, तो ये ताल में गति की माप होती है जो कि गति को नियंत्रित करता है, उसी को कहेंगे लय। समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। राग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। तो राग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वरूप, राग यमन शांति और मानसिक संतुलन पैदा करता है, जबकि राग भैरवी जो है भावुकता और उदासी को बढ़ाता है। एक और चीज अभी आपको याद हो जाएगा, ये अगर ये नहीं भी याद रहे तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। तो जैसे अगर आप कोई गाना सुनते हैं, अब अगर आप जो अच्छा गाना होगा, जैसे कि अगर हैप्पी वाला गाना होगा तो उसको सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, जो आपका फेवरेट गाना होगा। अगर कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप हो सकता है सैड हो जाएंगे। भक्ति वाला हनुमान चालीसा का गाना सुन लेते हैं तो भक्ति का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। अगर हम मान लीजिए कोई क्या कहें आपके पार्टी वाला गाना सुन लेते हैं तो आप पार्टी वाले मूड में आ जाते हैं। यानी कि जिस टाइप का आप गाना सुनते हैं उस टाइप का आपका मूड हो जाता है। तो वैसे ही जिस टाइप का हम राग सुनते हैं वैसा हमारे मानसिक प्रभाव पर, वैसा हमारे मानसिक प्रभाव पर इसका प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना। जैसे किसी भी राग को जब हम सुनते हैं, जैसे कि राग यमन को सुनते हैं तो हमारे मन में शांति और मानसिक संतुलन हमारे मन में पैदा होती है, जबकि हम भैरवी पर सुनते हैं तो भावुकता और उदासी को बढ़ाता है राग भैरवी को सुनने के बाद। तो ये इस तरह से मानसिक प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर किसी भी राग का। समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक था ना ये, हाँ, ये जो राग भैरवी सुनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भैरवी से भावुकता और उदासी को बढ़ाता है। और एक और यहाँ पे देखिए तो हाँ ये रहा, ये चिंता और उदास की भाव को उत्पन्न करता है राग मरवा। अब राग मरवा को सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राग चिंता और उदासी की भावना को उत्पन्न करता है। तो ये सब जो है राग की हमारे मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आपको याद रखना है। समझ गए ना। इसको तो खुद से आप लोगों को बना करके अपने एग्जाम में जाकर के अपने मन से बना करके आपको लिखना है इसका आंसर। इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में सम और खाली के अर्थ को स्पष्ट करिए। भारतीय संगीत में सम और खाली का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, ये आपको स्पष्ट करना है, ये आपको बताना है। तो सम जो है ये ताल का पहला और महत्वपूर्ण समय होता है, इसे मुलायम या समान भी कहते हैं। और खाली क्या होता है, तो यह वह समय होता है जब कोई स्वर नहीं गाया बजाया जाता, इसमें स्नान भी कहा जाता है। सिंपल सा है कि भारतीय संगीत में सम और खाली का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो सम का यह मतलब होता है कि ये ताल का पहला और महत्वपूर्ण समय होता है, इसे हम लोग मुलायम या समान भी कहते हैं। और खाली जो है यह वह समय होता है जब कोई स्वर नहीं गाया या बजाया जाता, इसे स्नान भी कहते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंतुवाद और सुशीरवाद का उदाहरण दे। यहाँ पर सिर्फ आपको उदाहरण देना कि तंतुवाद यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आते हैं, वाद्य यंत्र आते हैं। तो वे वाद्य यंत्र जिसमें कि तंतु यानी कि स्ट्रिंग हो, जैसे कि स्ट्रिंग मतलब जैसे तार वाला जो होते हैं, तो सितार, सरोद, वीणा, इस समय क्या होते हैं, तो तार होते हैं। तो जितने भी तार वाले वाद्य यंत्र होंगे ना वो आएंगे तंतुवाद यंत्र के अंतर्गत। और सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत वो आएंगे जिसको कि हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, नाद स्वरम हो गया, और भी कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं जिसको कि मुंह से फूंक कर बजाते हैं ना, वो सब वाद्य यंत्र आएंगे सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो याद रखेंगे तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत वैसे वाद्य आएंगे जिसको कि हम जिसमें कि तार होगा और जिसको मुंह से फूंक कर बजाएंगे, वे वाद्य जिनका कि हवा का प्रयोग होता है वो आएंगे सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत। अब आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि स्रोत किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, सुशील के अंतर्गत आता है, अवनद के अंतर्गत आता है, या इनमें से किसी के नहीं अंतर्गत आता है। तो याद रखना है तंतु यानी कि जैसे कि स्रोत हो गया तो स्रोत में तार होता है, तो यह आएगा तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्योंकि उसमें तार होता है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा शहनाई किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है शहनाई जो होता है सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं और बहुत सारे बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि आप लोग को ये पीडीएफ कैसे मिलेगा और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा वही पहले देख लीजिए। इसमें आपको मिलेगा म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक है आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले साल में, पिछले 11 साल में जो जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है म्यूजिक में, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये आपको मिलेगा कैसे, तो केवल और केवल 30 रुपए पे करके
करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पे कैसे करना और मिलेगा कहाँ पे, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपए पे कर देना। जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और पे करके स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पे आपको बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक। जैसे आप पे करेंगे 30 रुपए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को पहले भेज देना है। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि म्यूजिक है आपको म्यूजिक मैसेज कर देना है। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न कोई बुक, न कोई गेस्ट पेपर, न कोई क्वेश्चन बैंक। समझ गए। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी चाहें तो इसको केवल और केवल 30 रुपए पे करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संगीत के सुरों के बारे में विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे फिक्स है, अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही कम चांस है कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा 5 ही नंबर में। समझ गए। तो याद रखिएगा संगीत के सुरों के बारे में विस्तार से कैसे आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका जो होता है सा रे ग म, जो इसका होता है सा रे ग म प ध नि, तो 7 जो स्वर है इसका सा क्या होता है तो शुद्ध होता है। रे जो होता है सा रे, तो क्या होता है ये कोमल होता है, कोमल शुद्ध होता है। और इसका जो गौ होता है वो गौ सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। म जो होता है इसमें शुद्ध त्रिभ होता है। और इसका जो प होता है ये शुद्ध होता है। और इसका जो ध है वो कोमल शुद्ध होता है। और इसका नी जो होता है वो कोमल शुद्ध होता है। समझ गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ध्रुपद गायन की आपको विशेषता बताना है। तो ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम और सबसे गंभीर रूप होता है ध्रुपद गायन। इसमें राग की प्रस्तुतिकरण बड़ी गहराई से की जाती है और इसमें ताल के पूरे माप का पालन किया जाता है। और क्या होता है तो ध्रुपद में समानतः कम से कम 2 गायकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक मुख्य गायक और दूसरा सहायक गायक होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है ध्रुपद गायन की विशेषताएं। 4 विशेषताएं आपको बताएं, आपसे याद नहीं हो तो आप लोग 3 विशेषताएं भी याद रख सकते हैं। तो ध्रुपद गायन की कौन कौन सी विशेषताएं, तो पहला सिंपल सा विशेषता है कि यह भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना और सबसे गंभीर रूप है ध्रुपद गायन। इसमें राग की प्रस्तुतिकरण पर बड़ी गहराई से की जाती है। इसमें राग की जो प्रस्तुतिकरण है ध्रुपद गायन में बहुत ही गहराई से की जाती है। इसमें ताल के पूरे माप का पालन किया जाता है। और क्या होता है तो ध्रुपद में समानतः कम से कम 2 गायकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक मुख्य गायक और दूसरा सहायक गायक होता है। बस हो गया। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है ध्रुपद गायन की विशेषता के बारे में। अगला क्वेश्चन है ख्याल गायन की क्या क्या विशेषताएं। अब ख्याल गायन की क्या क्या विशेषताएं, तो ख्याल गायन में राग का भावनात्मक और सजावटी रूप का प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तान और अलंकरण का विशेष प्रयोग किया जाता है। ख्याल में मुख्यतः एक ही गायक होता है। ऊपर जैसे देखे कि ये जो था ये इसमें ध्रुपद में कम से कम 2 गायक होता है, एक मुख्य गायक होता है और एक उसका सहायक गायक होता है। लेकिन ये जो ख्याल गायन है इसमें एक ही गायक होते हैं। और ख्याल गायन में राग का छांव और लय की गति का ध्यान रखा जाता है। राग का छांव और लय की गति का ध्यान रखा जाता है ख्याल गायन में। समझ गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है ख्याल गायन की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे और इसके महत्व के बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय में बहुत ही कम संभावना है कि ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपसे 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो जब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताएंगे उस समय आपको और डिटेल में बता देंगे। अभी आपको सिर्फ लघु उत्तरीय के लिए थोड़ा सा समझ लेना है कि संगीत रत्नाकर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो आपको अच्छे से याद ही रखना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो शारंगदेव। ये तो समझ गए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो शारंगदेव। अब इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। तो महत्व क्या है, तो संगीत रत्नाकर जो है भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संगीत के सिद्धांतों, राग, ताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ जो है शास्त्रीय संगीत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है ये किस चीज के बारे में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो शास्त्रीय संगीत के अध्ययन करने के लिए, शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके की लेखक है शारंगदेव संगीत रत्नाकर के। इस तरह से आप लोग इसके महत्व को भी याद रखिएगा। सिंपल सा था कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है और उसके क्या महत्व है। तो ये जो है संगीत रत्नाकर के लेखक पता है, ये शारंगदेव। और संगीत भारतीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये संगीत रत्नाकर। और इसमें क्या है, तो संगीत के सिद्धांत और राग ताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ जो है शास्त्रीय संगीत के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।